के समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई नगर पंचायत की। और जैसा आज सभी वार्डों का नाम तय हो गया, उसकी भी बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ, उसका भी सभी को बहुत बधाई। और नगर पंचायत निश्चित ही देवभोग का हमारा विकास करेगा। और जिस हिसाब से मतलब वार्डों का नाम हुआ वो भी बहुत अच्छा रहा। कहीं कुछ पे थोड़ा बहुत किसी को कुछ है, लेकिन बाकी जितना भी जो भी वहाँ पे थे मौजूद थे वहाँ पे सभी का समर्थन मिला। और मैं समस्त ग्रामवासियों को इसका धन्यवाद करता हूँ हृदय से। और निश्चित ही हमारा देवभोग अब आगे बढ़ेगा और हम सब तरक्की पे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देवभोग नगर पंचायत बन चुका है और देवभोग के 15 वार्डों का नाम आज दावा आपत्ति का अंतिम दिन था। ऐसे में देवभोग के 15 वार्डों का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है। आज देवभोग के गणमान्य नागरिकों की एक बैठक रखी गई थी। 3 घंटे तक बैठक चली। विचार विमर्श के बाद जो 15 नाम है फाइनल कर लिए गए हैं। हमने एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम से भी बातचीत किया था। उनके उस इंटरव्यू को भी हमारे लोकल टीवी में दिखाया था। इसके बाद तमाम लोगों के जो ये कह सकते हैं कि उनके जो विचार हैं सामने आना चालू हो गए हैं। इसी क्रम में आज हम प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता आशीष पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। आशीष जी से बातचीत करेंगे और तमाम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। आशीष जी, लोकल से स्वागत है आपका। धन्यवाद। आशीष जी, पहला सवाल, जिस तरह से आज जो 15 वार्डों दावापत्ति की प्रक्रिया की आज अंतिम दिन था, 22 तारीख तक आवेदन लेना था, अंतिम दिन था, जैसा कि 15 वार्डों का नाम लगभग आज फाइनल कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। वहाँ पे तहसीलदार साहब, एजेंट साहब थे और सभी के सहमति से, और सभी बहुत ही खुश थे। वहाँ पे जो भी बदलाव करना था उसमें भी सबका समर्थन था। बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक निपट गया। वहाँ पे वार्डों का जो मुख्य जो चेंज करना था वो हो गया वहाँ। और वहाँ पे सब ग्रामवासी भी थे और जो खास करके जो मेरा मतलब फोकस था देवानंद सिंह ठाकुर जी का, वो भी ले लिया गया। तो उसके लिए मैं मतलब हमारे तहसीलदार साहब, एजेंट साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संज्ञान में लिया और उसको किया। आशीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा, चूंकि कांग्रेस सरकार से ये मांग उठ चुकी थी कि देवभोग को नगर पंचायत बनाया जाए, किसी कारण के चलते कांग्रेस सरकार पर नगर पंचायत के ये कह सकते हैं कि जो क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होना था वो हो नहीं सका था। बीजेपी सरकार में ये क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो हमारे पूर्व आदरणीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था और ये होता भी, और वर्तमान सरकार ने इसको जो पूरा किया उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा पहल था ये। और नगर पंचायत तो होना ही था, बहुत पहले से हमने मांग भी किया था और हमारी सरकार जब थी तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने इसका घोषणा भी किया था। और इसको वर्तमान सरकार ने जो कदम उठाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सरकार कोई भी रहे अगर उचित कार्य कर रही है तो उसका मैं सम्मान करता हूँ। अच्छा, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है पंडित श्याम शंकर मिश्रा जी, उनके नाम से भी एक वार्ड का नाम रखा गया है। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? उस वार्ड वालों से क्या कहना चाहेंगे? देवभोग वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देवभोग क्षेत्र के वासी और जो भी प्रक्रिया हुई, पंडित श्याम शंकर मिश्र को ध्यान में रखते हुए लिया गया और सम्मान दिया गया, बहुत ही अच्छा लगा। और वो डिजर्व करते थे, क्योंकि यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी है और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनका अनावरण किया था। तो जो उनका नाम आया वार्ड में तो वो बहुत अच्छा लगा। और सभी क्षेत्रवासी और जितने भी वहाँ पे थे सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आशीष जी, क्योंकि आपका बचपन भी देवभोग में बीता है, आशीष जी आप कांग्रेस की पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं। आशीष जी, क्या लगता है अब नगर पंचायत बनने के बाद देवभोग में विकास का कितना ज्यादा आयाम तेजी से देखने को मिलेगा? विकास का जो ग्राफ है कितना तेजी से आगे बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? ग्राफ बढ़ेगा, निश्चित ही बढ़ेगा, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और सरकार बीजेपी की है, तो काम होगा, विकास होगा। क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हम मांग हमेशा क्षेत्र के लिए अपने नगर पंचायत के लिए उठाएंगे जी, और देखते हैं आगे, बाकी विकास होगा। आशीष जी, क्योंकि 3 घंटे तक लंबी बैठक चली, दावा आपत्ति के लिए नगर के कई गणमान्य नागरिक पहुंचे थे, उस दौरान आशीष जी क्या क्या चर्चा हुआ, उसका कुछ जो मेन कुछ टॉपिक है उस टॉपिक पर प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें 3 आवेदन
आपत्ति में लगाया था, जिसमें पहले में पंडित श्याम शंकर मिश्र जी का, और सेकंड में लवानु सिंह ठाकुर जी का, और तीसरे में स्वर्गीय राजेश पांडे जी का। 3 में 2 हुआ और स्वर्गीय राजेश पांडे जी का नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें ऐसा था कि और भी जो महान हैं व्यक्ति के नाम थे, तो मैं भी नहीं चाहा कि उनको हटा के किया जाए। 2 हुआ, और ख़ास करके लवानु सिंह ठाकुर जी का इसलिए क्योंकि वो हम लोग जब समझ लीजिए हमारी पैदाइश नहीं हो रही होगी, हम पैदा नहीं हो रहे होंगे उस टाइम से जमीन उन्होंने दान किया था, और उनका नाम कहीं पे भी नहीं था, किसी जगह में नाम नहीं था। 8 एकड़ कुछ ज़मीन है, तो मैं चाहता था कि लवानु सिंह को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य के व्यक्ति हैं और उनका नाम आया, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये चीज़ जो है बहुत अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं जो इतने मतलब 8 एकड़ ज़मीन बहुत होती है, और उन्होंने जो स्कूल के लिए दिया तो उनका नाम हुआ, उस पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वहाँ पे जितने भी थे सभी का समर्थन भी मिला, और बहुत ही मैं अपने आप को मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे ऊपर कि मतलब कोशिश किया मैं, चलो 3 में 2 हुआ। आशीष जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछूंगा। आशीष जी, स्वर्गीय राजेश पांडे जी एक ऐसे समाज सेवी थे कि जिन्होंने क्षेत्र के हर मुद्दों को गंभीरता से लिया और कई मुद्दों में उन्होंने लड़ाई भी की। आज भी लोग जब राजेश पांडे जी को याद करते हैं, तो मैं भी कई बार कई क्षेत्र में जाता हूँ, ऋषिझरन बेल्ट में जाता हूँ, सासखोल बेल्ट में जाता हूँ, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि राजेश पांडे जी ने जो कार्य किया निश्चित तौर पर उसे कभी भूला पाना संभव नहीं होगा। आप एक उनके पुत्र हैं, पुत्र के रूप में अपने पिता के कार्यों को आप किस तरह याद करते हैं? पापा हमेशा क्षेत्र के लिए, ग्राम के लिए हमेशा लिखते थे, मांग करते थे। जैसे यहाँ न्यायालय का मांग करना उन्हीं की बदौलत हुआ, उनकी मांग थी। कॉलेज का है, कॉलेज में जब कॉलेज का तो हो गया, लेकिन जब रास्ते के लिए प्रॉब्लम आया तो उन्होंने खुद अपनी निजी भूमि दे के रास्ता का भी वो किया। जैसे यहाँ PHA विभाग का है, उसमें भी उनका भी योगदान है। आज एडीएम कोर्ट का मांग भी वही किए थे, एडीएम कोर्ट के लिए भी हुआ। गौरव ग्राम भी है, और NIT जो वहाँ उसका भी मांग, मतलब हमेशा कहीं भी आप देखेंगे वो मांग करते थे, और उनका संघर्ष बहुत संघर्षशील थे। हम तो 1 बजे रात 2 बजे रात को उठते भी थे, तो देखते थे वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो इसीलिए मैं चाहता था कि जो क्षेत्र के लिए उन्होंने जब इतना कुछ किया है, अपना पूरा जीवन क्षेत्र के को आगे बढ़ाने के लिए और सभी सुविधाएं करने के लिए। जैसे एक बार उनका और मेरा थोड़ा सा बहस भी हुआ था कॉलेज के विषय में, तो क्या ज़रूरत है पापा ऐसा अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो बोले जो बच्चे 12वीं के बाद गरियाबंद और रायपुर नहीं जा सकते हैं, उन गरीब परिजन के बच्चे यहाँ आसानी से आके कर सकते हैं, तो बेटा मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो उनकी सोच बहुत अलग थी, और बहुत कुछ उनकी सोच मैं देखता हूँ, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनका लड़का हूँ, जैसे मतलब मेरे पिता थे। आशीष जी, चर्चा भी ये भी होने शुरू हो चुका है मार्केट में कि अब आशीष जी के अंदर उनके पिता की छवि दिखनी शुरू हो गई है। नहीं, मैं तो खैर उनकी परछाई हूँ, उनके बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोशिश ये करूँगा कि जो उनका जो नाम है उनको मैं और आगे लेके जाऊँ। आशीष जी, एक चर्चा होटलों, पान ठेले के साथ साथ बाजारों में भी एक चर्चा ये शुरू हो गई है कि यदि नगर पंचायत में इस समय आशीष जी चुनावी मैदान पर कूद सकते हैं, चुनावी मैदान पर आ सकते हैं, तो ये बात कहाँ तक सत्यता है? आशीष जी, बातों में कितना सत्यता है? नहीं, अब लोग चाहते हैं, बोलते हैं कि आप आइएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो सीट के ऊपर निर्भर है। अभी ऐसा मेरा कुछ नहीं है। तो लोग चाह रहे हैं, ऐसे मेरे को चाहने वाले बहुत, तो बोलते हैं कि आप आइए, लेकिन वो सिचुएशन के डिपेंड करेगा। क्या लगता है अनुभव, तब भी लड़ेंगे चुनाव? नहीं, अभी वो देखिए, अब समय बताएगा तिवारी जी क्या है। अभी तो मैं कुछ विषय में खुद निर्णय ले नहीं पाया हूँ, और जब होगा तो आपको पहले ही बताऊंगा। आशीष पांडे जी व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं कि जिस तरह से देवभोग पिछले 10 सालों में था और देवभोग आज का देवभोग है, तो आशीष जी को क्या लगता है कि अब भी देवभोग में किस चीज की कमी है, या कौन सी मूलभूत सुविधाओं से देवभोग जूझ रहा है, और देवभोग में अब नगर पंचायत बनने के बाद ये सुविधाएं, ये मूलभूत समस्याएं दूर हो जाएगी? आशीष जी को क्या लगता है? तो पहले तो यहाँ पे जैसे थोड़ा मेडिकल अभी अच्छे चल रहा है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बहुत कुछ बदलाव हुआ, बहुत पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है। अब बहुत कम हो गया जो हम उड़ीसा जा रहे हैं। देवभोग स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया चल रहा है। इसमें एक चीज़ जो मेरे पिताजी
नहीं कर पाए, जैसे उप जेल का है, उप जेल के लिए मैं संघर्ष करना चाहता हूँ कि यहाँ एक उप जेल हो जाए, जो मतलब अब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ भी होता है, ऐसा मामले होता है तो गरियाबंद भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे उप जेल की अगर व्यवस्था हो जाए तो उनके परिजन यहाँ पे आसानी से मिल सकें, वो उसके लिए मैं कदम उठाना चाहता हूँ। आशीष जी, आपके बारे में एक बात ये कहा जाता है कि आप आवेश वाले नेता हैं। आज चूंकि जब नगर पंचायत के दावा आपत्ति में जब सुनवाई चल रही थी, उस दौरान आशीष जी 2 से 3 बार आवेश में आ गए थे। तो क्या माना जाए, क्या ये आवेश वाले नेताजी हर बातों को आवेश में करते हैं या फिर कुछ ठंडे दिमाग में सोचकर भी बातों को रखते हैं? ये आवेश जहाँ पे देखो हक की लड़ाई, जहाँ पे मेरे पिताजी की बात आई थी वहाँ पे, तो क्षेत्र में आप किसी से पूछ सकते हैं, और खैर आप जान भी रहे हैं कि क्षेत्र के लिए हमेशा उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो उस विषय में बात चल रही थी, पंडित श्याम शंकर मिश्र जी की बात चल रही थी, लावाना सिंह जी की बात चल रही थी, 3 लोगों की बात चल रही थी। तो उसमें मेरे को बोलना वहाँ मजबूर पड़ गया और थोड़ा सा तेज हुआ मेरा आवाज़, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब सच्चाई को जब कुछ लोग वहाँ पे, कोई एक व्यक्ति थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो बार बार सिर्फ एक ही थे वो जो बार बार मतलब उसको कर रहे थे। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा आवेश में आया और बोला कि भाई जो महान पुरुष हैं जिन्होंने क्षेत्र के लिए, ग्राम के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, उनके एक वार्ड में एक सम्मान, एक नाम होने से एक सम्मान। ऐसा तो नहीं है कि अगर पंडित श्याम शंकर मिश्र किसी वार्ड में आ जाते हैं तो वो मेरे लिए आरक्षित हो जाएगा कि मैं वहाँ पे निर्भर हो जाऊंगा। वहाँ पे कोई भी लड़ सकता है। तो इसीलिए मेरे को नाराज मैं इसलिए हुआ कि जो हमारे महान विभूति हैं उनका नाम देने में दिक्कत क्या है उनको, और बाकी लोग का समर्थन मिला, सिर्फ एक जन थे जो विरोध कर रहे थे, बाकी उनके नाम से ही मेरे को थोड़ा सा बोलना पड़ा। आशीष जी, एक अंतिम सवाल। आशीष जी, चूंकि मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप ठेकेदारी क्या करते थे, अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहते थे। आशीष जी, अचानक ऐसे निर्णय कैसे क्या लिया आशीष जी आपने? आपके जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति जाकर मुझे सक्रियता के साथ राजनीति करना चाहिए? ये बात पिताजी जब मेरे शिवस हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैं मिलने गया था, हम सभी थे वहाँ पे, पूरा परिवार था। तो बोले वो कि बेटा अब तो हम नहीं कर पाएंगे और एक काम जो हमारा अधूरा हो गया है उस काम को आपको करना है और तुम ही करोगे, ऐसा बोल के। तो मैं बोला नहीं पापा, ये सब काम मेरे से नहीं होगा, आप ठीक हो जाइए और आप करिएगा, मेरे से नहीं बेटा तू करेगा, हमारा आशीर्वाद है, ऐसा बोल के बोले। और फिर कुछ समय के बाद वो नहीं रहे। तो बार बार मेरे, जब मैं मतलब बहुत परेशान रहा, तो पिताजी आते थे। अब एक ये सब बात अगर बोलूँगा लोगों को उतना विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो मेरी आप बीती है वो बता रहा हूँ। पिताजी मेरे पास आते थे, बेटा ये लाया कि नहीं, वो लाया कि नहीं, सीएम साहब को यहाँ बैठाना है, ये करना है, वो करना है, फूल माला चाहिए, गजमाला चाहिए, ये मतलब इस टाइप का हमेशा कभी ना, मतलब मैं 2 बजे रात को उठता था। साथ में मेरी धर्मपत्नी भी परेशान रहती थी, बार बार पापा आते थे, वही अनावरण का चलता था कि भाई नाना जी का अनावरण कराना है, सम्मान। तो मैं बोला कि नहीं, अब इसमें पापा इस टाइप का। तो मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस में भी था उस टाइम। और फिर मेरे एक मित्र हैं, तिवारी जी ही हैं, वो उनके जरिए मतलब मुलाकात हुई साहब से। तो उन्होंने आश्वासन दिया जब भी देखो गाना होगा मैं बिल्कुल अनावरण करूँगा, ऐसा बोल के। लेकिन उसमें भी जब उनका आने का हुआ तो प्रोटोकॉल में लिया नहीं जा रहा था। उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मैं रांची भी गया था, वहाँ पे भी मेरे को मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई, मैं बहुत दुखी हुआ। फिर बस वही कारण था कि पापा का सपना जो था एक, वो अधूरा सपना, तो उसको पूरा करना था, किसी भी कंडीशन में करना था। फिर जब प्रोटोकॉल तोड़ के बघेल जी जब मेरे नाना जी का अनावरण करने आए, तब से मैं उनका हो गया। वो भगवान तो मैं मतलब भगवान को देखा नहीं है, लेकिन बघेल जी मेरे को एक भगवान के रूप में आए और जो सम्मान मेरे नाना जी को दिए। और उस वक्त जब अनावरण हो रहा था, कर रहे थे बघेल जी, करने के बाद बघेल जी मेरे को बोले कि आइए फोटो खिंचा लेते हैं। लेकिन मेरे उस टाइम बिल्कुल वो में नहीं था, मैं सिर्फ नाना जी को देख रहा था और नाना जी के चेहरे में पापा दिख रहे थे मेरे को। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गया था उस टाइम। एक मित्र है उमेश डोंगरे और विनोद भाई, ये लोग मेरे को संभाले थे। तो ऐसा मतलब मेरे साथ ये घटा। और फिर जब बघेल जी प्रोटोकॉल तोड़ के मेरे लिए इतना किए तो मैं उनका हो गया। तब से मैं पार्टी में मतलब मेरे मतलब मैं जो भी कर सकूं पार्टी के लिए तो मेरे सौभाग्य होगा। तो आप युवा नेता आशीष पांडे जी से हमने बातचीत किया। युवा नेता का साफ तौर पर कहना है कि भूपेश बघेल जी ने जो प्रोटोकॉल तोड़ के जो उनके नाना जी के मूर्ति का अनावरण किया था,
इसके बाद भूपेश बघेल कहीं ना कहीं उनके आशीष पांडे जी के दिल में छाप छोड़ गए। इसके बाद आशीष पांडे जी ने निर्णय लिया कि मुझे अब सक्रिय राजनीति करना है और कांग्रेस पार्टी की राजनीति करना है। तब से आशीष पांडे जी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और आज कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। आशीष पांडे जी ने तमाम चीजों को लेकर हमारे लोकल टीवी से चर्चा किया और उनके विचार हमारे साथ साझा किया। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।